गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने अपना लेसन स्टार्ट किया था, आगे आज करेंगे। हम 7th पॉइंट तक कर चुके थे, तो आज हम करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। अब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ तो मित्र राष्ट्र होते हैं, जिसमें आपका ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका है। दूसरी तरफ क्या है आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया है। तो इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग करने के लिए कहती है। तो भारतीय नेता भी इस उम्मीद में कि भारतीयों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएगी, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, इसलिए वो सहयोग करने के लिए आह्वान करते हैं। तो बढ़ चढ़ करके लोग क्या है सेना में भर्ती होते हैं। हरियाणा वासी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी सेना में भर्ती होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत अगर धन की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे क्या है दान भी दिया जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक दान करने वाले सिरसा के राय बहादुर सुखलाल थे। और ऐसे ही अगर नगरों की बात करें तो भिवानी में सबसे ज़्यादा दान दिया गया था। अब जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अब इसकी समाप्ति के ऊपर अगर प्रभाव की बात करें तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं रहते हैं, क्योंकि ना तो सैनिकों को ज़्यादा पेंशन दी जाती है, बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। तो जो प्रभाव रहा वो ज़्यादा अच्छा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जो घटना घटित होती है होम रूल आंदोलन है। अब ये होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसको शुरू किया है पूना और मद्रास में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वराज की प्राप्ति है। जैसे हम बाल गंगाधर तिलक का कहते हैं कि वो क्या कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब हरियाणा में अगर इसको सफल बनाने की बात करें तो रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब यहाँ ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में क्या होता है, नेकीराम शर्मा आसफ अली के साथ मिलकर के बाल गंगाधर तिलक से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो होम रूल आंदोलन हरियाणा में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। तो एक घटना ये आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी घटना क्या रहेगी, अगस्त 1917 की घोषणा है, जिसको मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहा जाता है। अब ये बार बार क्यों आ रहे हैं अधिनियम, चार्टर एक्ट या घोषणाएं, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी, धीरे धीरे स्वराज्य देने का प्रयास किया जाएगा। और इसी आधार पर क्या होता है, 1919 ईस्वी का भारतीय सुधार अधिनियम पारित होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर घटना की बात करें तो रोल्ट आंदोलन है आपका, रोल्ट एक्ट है या आपका काला कानून है, ये 2 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो इसके बारे में क्या है कि सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में 1917 में क्या है एक कमेटी बैठाई जाती है, और उसका उद्देश्य क्या है कि भारतीयों को के संतोष दिया जाए या शांति दी जाए, या संतुष्ट हैं वो सारे के सारे। लेकिन ये क्या कहती है जब इसकी रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। अब इसका जब इस कानून के बारे में पता चलता है तो भारत में जगह जगह उसका विरोध होने लग जाता है, हरियाणा में भी विरोध होता है। 1919 में फिर भी ये बिल पास होकर के रोल्ट एक्ट बन जाता है, इसको रोल्ट एक्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या था, जैसे हम कई बार सुनते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को किसी टाइम भी बंदी बनाया जा सकता है। तो इसको काला कानून कहा गया भाई। जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन जलूस हुए, तो ये इसमें बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट विरोध हो रहे हैं अब इसका, और महात्मा गांधी पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग दिया उनके कहने के ऊपर। तो जब ये इसके बारे में रोल्ट एक्ट के बारे में सुनते हैं तो क्या करते हैं, संपूर्ण भारत में वो पहले मार्च में, फिर 6 अप्रैल 1919 में हड़ताल का आह्वान करते हैं। तो जगह जगह हड़तालें होने लग जाती हैं। हरियाणा में अगर बात करें 30 मार्च को रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और गुड़गांव, अंबाला में हड़तालें होती हैं। रोहतक में आर्य समाज ने इसके विरोध में अहम भूमिका निभाई है, रोल्ट एक्ट के विरोध में। फिर हरियाणा में रोल्ट एक्ट विरोधी आंदोलन में 3 घटनाएं महत्वपूर्ण, मतलब इसको सफल बनाने में क्यों ज़्यादा अग्रसर रहा या विरोध ज़्यादा देखने को मिला यहाँ। एक तो स्वामी श्रद्धानंद की बहादुरी, मतलब स्वामी श्रद्धानंद को जुलूस या हड़तालें समाप्त करने के लिए कहा गया, उन्होंने नहीं किया। एक ये घटना, एक महात्मा गांधी जी को जब वो पलवल आ रहे थे तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक ये घटना। और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो हरियाणा में इसलिए इसका ज़्यादा विरोध हुआ। और फिर क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या है, हरियाणा में कई जगह हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, थानों, सबको आग लगा दी जाती है। और
आक्रमण करके धन लूटा जाता है, तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद ये सारी हमारी घटनाएं हो गई इस टाइम पीरियड तक की। अब देखते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा था जब ये रोल टैक्स और इन सारी चीज़ों का विरोध चल रहा था। तो सरकार ने एक तो क्या किया, हड़तालें और जुलूसों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, आंदोलनों से संबंधित नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ताकि कोई नेतृत्व नहीं रहेगा तो आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, सामान्य लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। अब वो डर के पीछे हो जाते हैं, सहयोग नहीं करते और हवाई बमबारी की जाती है। और सरकारी जो वफादार हैं वो क्या करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं और लोगों में फूट डालने का काम ये किया जाता है इसके बल पर। अब आगे हम देखते हैं, सरकार का दृष्टिकोण हमने देख लिया। अब हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव रहता है, तो क्या है, जैसे जैसे जो घटनाएं घटित तो हो रही हैं उससे क्या है, ये राजनीतिक जागृति इनमें आती जा रही है, सरकार के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है। तो वो बढ़ चढ़ करके क्या करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना अहम योगदान देते हैं, नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हरियाणा वासी। तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाता है भाई।